लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मोल और मैक्स दोनों मिलके बोलन को ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से मोल ने मैक्स पर अटैक कर दिया था और उसे वोर्टेक्स में धक्का दे दिया था, जहां वोर्टेक्स में लगातार मैक्स गिरता जा रहा था और अचानक से वो एक और गड्ढे में गिर जाता है। दूसरी तरफ वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में भी मास्टर जियो जियान और बाकी सभी को शक हो रहा था कि कोई ना कोई न्यू जॉइनीज में से गद्दार है जो कल्टीवेटर्स को मार रहा है। साथ ही वूका और रोंग जुन भी एक साथ आ गए थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैक्स उस गड्ढे में गिरने लगता है, जहां अचानक से वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां चारों तरफ अंधेरा था। उसी वक्त उसके आसपास कई सारी एन्चेंटेड रोशनी आ जाती है। साथ ही उसे अपने से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल दिख रही थी। तो उस बॉल को देखकर मैक्स बबाता से पूछता है कि ये कौन सी है। इस पे बबाता कहती है कि मुझे इसका नहीं पता, जब तुम ऊपर से नीचे गिरे थे और ऊपर जाने का रास्ता बंद हो गया था तब अचानक से मेरा सिग्नल बाहर से कट गया है, इसलिए मैं बाहर से भी कोई मदद नहीं ले सकती। पर मुझे लगता है कि ये यूनिवर्स की कोई सीक्रेट जगह है जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही यूनिक है और हो सकता है कि ये कोई ग्राउंड हो कुछ हाई लेवल कल्टीवेटर्स के लिए। तो ये सुन के मैक्स को उन दो कल्टीवेटर्स की बातें याद आती है जो इस प्लैनेट पर मिलने वाले खजाने की बात कर रहे थे, जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। इसलिए मैक्स को लगता है कि हो सकता है कि ये रूम उसी खजाने से रिलेटेड हो। तो बबाता भी ये सुन के कहती है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो तुम बहुत ज़्यादा लकी होगे। उसी वक्त मैक्स बोलता है कि पता नहीं ये खजाना है भी या नहीं, लेकिन मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा, क्योंकि मोल ने मुझ पे अटैक करा था और वो मेरे साथियों पर भी अटैक ज़रूर करेगा, जिन्हें मैं यहाँ रहकर नहीं बचा सकता और ना ही सावधान कर सकता हूँ। उसी वक्त मैक्स अपना एक पैर आगे बढ़ाता है, जहाँ ऐसा करते ही उसके पैर के नीचे बहुत लंबी सीढ़ी बन जाती है जो उस एनर्जी बॉल की तरफ जा रही थी। तभी मैक्स को एक झटका लगता है और उसे एक आवाज़ सुनाई देने लगती है जो उससे कहती है कि जो भी ये आवाज़ सुनकर यहाँ आया है वो जान ले कि ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन इसे पाने के लिए कई लोगों ने कोशिश की है पर उन लोगों ने अब तक अपनी सोल गंवा दी है। साथ ही वो आवाज़ मैक्स को बताती है कि यहाँ पर कई इमोर्टल लेवल के कल्टीवेटर्स आ चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस खजाने को पा नहीं पाया है और इसे पाने की रेस में वो लोग यहीं फंसकर मर चुके हैं। ये सुन के मैक्स सोचता है कि भले ही इमोर्टल लेवल का कल्टीवेटर यहाँ से ना निकल पाया हो, लेकिन मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना ही होगा क्योंकि मेरे दोस्तों को मेरी ज़रूरत है। अब ये बोल के मैक्स उड़ के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऐसा करते ही वो एनर्जी बॉल मैक्स के कॉन्शियसनेस पर अटैक करती है और मैक्स फिर अचानक से देखता है कि वो फिर से वापस सीढ़ी पर आ गया है। ये देखकर कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो फिर से उड़कर उस एनर्जी बॉल के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से ऐसा ही होता है और दोबारा से मैक्स उस सीढ़ी पर ही आ जाता है। ये देखकर मैक्स समझ जाता है कि वो इस जगह पर उड़ नहीं सकता और उसे चलकर ही इस सीढ़ियों का रास्ता पूरा करना होगा। अब मैक्स अपना सीढ़ी पर एक कदम बढ़ाता है, जहां उसके ऐसा करते ही उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उसकी कोर पर भी वो एन्चेंटेड रोशनी फैलने लगती है। इस तरफ मोल वूका और रोंग जुन के पास आ गया था, जहाँ वो उन दोनों से कहता है कि मुझे तुम दोनों से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। तभी वूका मोल से पूछती है कि तुम्हारे शरीर पर काफी घाव है, ये ऐसा कैसे हो गया और क्या तुम्हें बोलन का कुछ पता लगा। इस पे मोल कहता है कि मुझे बोलन तो नहीं मिला और ये घाव उन इल्यूजन मॉन्स्टर से लड़ते हुए आ गए थे। ये सुन के वूका बोलती है कि यहाँ पर सरवाइव करना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, पता नहीं इस वक्त बोलन की क्या हालत होगी। ये सुन के रोंग जुन कहता है कि तो फिर हमें जल्दी करनी होगी और यहाँ से अलग होकर जल्दी से बोलन को ढूंढना होगा। अब वो दोनों अलग अलग होकर वहाँ से जाने ही लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से रोंग जुन मोल के शोल्डर पर मैक्स के गॉडली आर्मामेंट वेपन का निशान देख लेता है। इसलिए वो धीरे से वूका से कहता है कि तुम बस यहाँ से निकलने का नाटक करो और ठीक 2 मिनट बाद यहाँ वापस आ जाना। तो वूका भी बिना रीज़न पूछे वहाँ से निकल जाती है। इधर मोल इस बात का इंतज़ार कर रहा था
क्योंकि वो चाहता था कि जैसे ही ये लोग अकेले हो वो इन दोनों को मार दे। इसलिए वो जल्दी से रोंग जन के पीछे जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलता है रोंग जन और वूका वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। इधर मैक्स सीढ़ी पर चलते चलते काफ़ी आगे पहुँच चुका था, लेकिन उसे जो आवाज़ सुनाई दे रही थी उससे मैक्स को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था और उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी पड़ रहा था। तो ये सब देखकर बबाता मैक्स को बताती है कि वो डीमन वॉइस तुम्हारी कोर अटैक कर रही है, जिससे तुम्हारी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे बढ़ रही है और इससे तुम्हें फ़ायदा ही होगा, जिसकी मदद से तुम फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल वेपन इस्तेमाल कर पाओगे। इसलिए तुम्हें अभी थोड़ा पेन झेलना ही होगा, क्योंकि इस खजाने को पाने के बाद तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी। ये सुन के मैक्स और आगे चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब अपनी मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच गया था और वो अब आगे नहीं जा पाता। तभी मैक्स वापस से नीचे गिरने लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। पर बबाता उसे नीचे गिरने से रोक लेती है और उससे कहती है कि यहाँ पर 3333 ट्रैप है और तुमने 1066 तो पार भी कर लिए हैं, इसलिए आगे चलते रहो क्योंकि तुम वो ट्रेजर ले सकते हो। लेकिन मैक्स में आगे चलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो अपने क्लाउड रिटर्न का इस्तेमाल करके उस ट्रेजर को पाने की कोशिश करता है, पर उसमें वो नाकामयाब हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो ऐसा करता है वो ट्रेजर उससे और दूर चला जाता है। ये देखकर बबाता कहती है कि लगता है यहाँ पर कोई कल्टीवेटर अपनी चालाकी दिखा के वो ट्रेजर हासिल नहीं कर सकता। तभी बबाता को एक आइडिया आता है और वो मैक्स से कहती है कि तुम एक ह्यूमन हो और तुम्हारे पास एक फिजिकल बॉडी है, जिसकी वजह से तुम पर डीमन वॉइस और इस जगह का असर हो रहा है। लेकिन मैं क्योंकि एक एआई हूँ, इसलिए मुझ पे यहाँ का कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए तुम्हें भी अपनी मूसा क्लैन वाली बॉडी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरीके की फिजिकल फॉर्म नहीं है। तो मैक्स अपनी मूसा क्लैन वाली बॉडी बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि मूसा क्लैन की बॉडी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी। ऊपर से उस पर कोई भी प्रेशर नहीं पड़ रहा था, इसलिए वो आराम से आगे चल रहा था। अब मैक्स की मूसा क्लैन वाली बॉडी उस ट्रेजर के पास पहुंच जाती है, जहां पर 2 बॉल्स रखी हुई थी। तभी उनमें से एक बॉल खुलकर एक स्पिरिचुअल वेपन में बदल जाती है, जिसे देखकर बबाता कहती है कि ये तो एक इमोर्टल लेवल का फ्लाइंग वेपन है, जिसे द लू फ्लोटिंग वेपन कहते हैं और इसकी कीमत लगभग 1 मिलियन से 2 मिलियन हुन युआन कॉइन्स होगी, जो कि 2 हाइलंगशाइन गैलेक्सी खरीदने के बराबर है। अगर हम इसे बेचेंगे तो बहुत ही अमीर हो जाएंगे। तभी वो दूसरी बॉल ओपन होती है, जिसमें से एक फ्रूट निकलता है, जिसे देखकर बबाता कहती है कि ये तो गोल्डन सोल फ्रूट है, जो हर 3000 साल में बनता है और ये कॉन्शियसनेस को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ये तुम्हारी आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करेगा। उसी वक्त मैक्स देखता है कि जिस रोशनी तक वो पहुंचने की कोशिश कर रहा था वो उससे और दूर चली गई है और जो ट्रेजर उसके मूसा क्लैन वाली बॉडी ने हासिल करे थे वो ओरिजिनल ट्रेजर नहीं थे, बल्कि उस सफ़र में बीच में आने वाले बस ट्रेजर थे और आगे मैक्स अपनी मूसा क्लैन वाली बॉडी से जा भी नहीं सकता था। इसलिए मैक्स वहीं बैठकर अपने उस फ्रूट को खाकर अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है, ताकि वो उस डीमन वॉइस का प्रेशर झेल सके और अपनी कोर को भी स्ट्रॉन्ग कर सके। जहां कुछ ही समय में मैक्स उस पूरे फ्रूट को कंज्यूम कर लेता है और वो पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया था। साथ ही उसकी कॉन्शियसनेस भी काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई थी, इसलिए वो अपनी ओरिजिनल बॉडी से काफ़ी आसानी से सीढ़ियों पर आगे जा पा रहा था। इधर रोंग जन वूका से कहता है कि मोल के शरीर पर मैक्स के वेपन के घाव थे, इसलिए ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ये हमसे कुछ छुपा रहा है, इसलिए चलो हम इसका पीछा करते हैं। इस पे वूका कहती है कि इसके पीछे जाने से पहले हमें इसकी कंप्लेन वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में कर देनी चाहिए। अब वो दोनों ऐसा ही करते हैं। इधर जैसे ही वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को कंप्लेन मिलती है, तभी मास्टर जियो जियान, मंकी सीनियर, वो असिस्टेंट और पो यू जो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का पार्ट थी, वो सब मीटिंग में आ जाते हैं।
अब मीटिंग स्टार्ट होती है जहां सीनियर मंकी कहते हैं कि वूका ने अभी अभी खबर दी है कि मोल बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है, इसलिए हो सकता है कि जिस गद्दार की आप बात कर रहे थे वो मोल ही हो। ये सुन के पोयू बोलती है कि मुझे भी एक सबूत मिला है। अब पोयू मैक्स फैंटम जेलिस की वो वाली फ़ोटो दिखा देती है जो मोल ने उसे भेजी थी, जिस फोटो में मैक्स फैंटम जेलिस की लाश के पास बैठा हुआ था। इसके बाद पोयू सीनियर मंकी से कहती है कि पर ये फ़ोटो तो कुछ और ही कह रही है कि मैक्स गद्दार है। ये सुन के सीनियर मंकी कहते हैं कि मैक्स इसमें फैंटम जेलिस को मारता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए मैक्स पर शक नहीं करा जा सकता। इस पे पोयू सीनियर मंकी से कहती है कि क्या तुम अभी भी अपने स्टूडेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो? तुम्हें क्या याद नहीं जब बोलन गायब हुआ था तब भी मैक्स ही बोलन से लड़ रहा था, और अगर इन दोनों इवेंट को कंबाइन करके देखे तो मैक्स ही गद्दार है। उसी वक्त ये सुन के वो असिस्टेंट पोयू को ताना देते हुए उससे कहती है कि ये एक सीरियस मैटर है, इसलिए हम इसमें इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकते। इस पे पोयू कहती है कि पर मैं होप करूंगी कि अगर मैक्स ही गद्दार निकले तो सीनियर मंकी उसे खुद ही सजा दे। इधर मैक्स इन सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते सेकेंड लास्ट सीढ़ी पर पहुंच गया था, लेकिन अब उसे प्रेशर और डीमन वॉइस की वजह से बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था और वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। तभी वो अपने घुटनों पर आ जाता है और उसे ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश होने वाला है। तो बबाता मैक्स को मोटिवेट करते हुए कहती है कि बस एक और स्टेप बाकी है, जैसे ही तुम ये पार करोगे तुम्हारी कॉन्शियसनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और तुम वो ट्रेजर भी हासिल कर लोगे, इसलिए जल्दी अपना स्टेप ले लो। तो ये सुन के मैक्स अपना अगला स्टेप ले लेता है, जहाँ उसके ऐसा करते ही वो एन्चेंटेड लाइट उसकी बॉडी में चली जाती है और उसकी कॉन्शियसनेस पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरफ हम वूकी को देखते हैं जो पोयू के पास आता है और उससे कहता है कि हमें बोलन की लोकेशन मिल गई है। इस पे पोयू वूकी से कहती है कि मैं वहाँ पर मोल को भेजूंगी ताकि वो बोलन को मार सके, और जैसे ही वो बोलन को मारे तो मोल को मार देना। ये सुन के वूकी हाँ करता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरफ हम देखते हैं कि मैक्स उस जगह से बाहर निकल चुका था क्योंकि वो उस ट्रेजर को पाने में कामयाब हो गया था। अब जैसे ही मैक्स बाहर निकलता है तभी वो बाहर निकलते ही सबसे पहले सीनियर मंकी को मैसेज भेजता है कि वो बिल्कुल ठीक है और मोल ने उसे फैंटम जेलिस के खून में फंसाया है। मैक्स ऐसा इसलिए करता है क्योंकि मैक्स के पास मंकी सीनियर की काफ़ी सारी मिस्ड कॉल्स आई हुई थी। इसके बाद मैक्स अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से उस जगह को स्कैन करने लगता है जहां अब मैक्स काफ़ी ज़्यादा एरिया को स्कैन कर पा रहा था। साथ ही अब वो हल्की से हल्की मूवमेंट को भी डिटेक्ट कर पा रहा था। अब ऐसा करते हुए मैक्स आसपास की जगह छानने लगता है और उससे बोलन का ऑरा महसूस हो जाता है। इधर हम मोल को देखते हैं जिसे बोलन की लोकेशन वूकी ने दे दी थी, इसलिए वो उस लोकेशन को फॉलो करते हुए उसी तरफ जा रहा था। जहां ऐसा करते हुए वो बोलता है कि मैं जल्द ही बोलन को ढूंढ के उसे मार दूंगा, और क्योंकि पोयू मेरे साथ है इसलिए मुझे नहीं लगता कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी भी मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी और मेरे बारे में पता कर पाएगी। अब मोल छुपते हुए बोलन की जगह के पास आ जाता है जहां वो देखता है कि बोलन एक जगह पर बैठा हुआ है और बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी था, इसलिए मोल को लगता है कि बोलन बेहोश हो चुका है और जल्द ही मरने वाला है। ये सुन के मोल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ये चैंपियन आज ऐसे मरने वाला है। अब मोल अपना हथियार बाहर निकालकर जल्दी से बोलन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक वेपन आता है जो उसे पीछे कर देता है। तभी वहाँ पर वूका बोलन के सामने आ जाती है और मोल से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलन पर अटैक करने की, जिस पे मोल अपने आप को कवर करते हुए कहता है कि मैं तो बस बोलन को जगाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर रॉन्ग जुन भी आ जाता है और अपनी तलवार वापस लेते हुए मोल से कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है कि तुम्ही ने फैंटम जेलिस को मारा है और तुम्हारी मैक्स से लड़ाई भी हुई है, इसलिए मुझे बता दो कि इस वक्त मैक्स कहाँ पर है। तभी मोल जल्दी से
तुरंत ही वूका के पीछे आकर उसकी बॉडी के अंदर अपना वेपन घुसा देता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।